नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। इस समय चर्चा तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो 8 और 9 अगस्त की रात में विभत्स कांड हुआ है, एक 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या हुई है, वो इस समय देश की चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री तक ने लाल किले पर संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ होने वाले इस तरह के बेहद शर्मनाक अपराधों पर चिंता जाहिर की थी। समाज को भी, देश को भी और राज्यों को भी सचेत किया था। और जिस दिन हम बात कर रहे हैं, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस पर कई तीखी टिप्पणियां की हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं और जिस तरह की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, वैसी संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेप नहीं लिए हैं। उसको लेकर के कुछ असंतोष देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट गैर भाजपा राज्यों की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना भूल चुका था, उसने कम से कम ममता बनर्जी के राज्य की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और कुछ मामलों में फटकार लगाई। तो ये एक, मैं तो पॉजिटिव साइन कहूंगा। दूसरी घटना अजमेर से आई 32 साल पहले, 90 के दशक में इतनी शर्मनाक घटनाएं हुई थी। करीब करीब 100 बेटियों का बलात्कार, उनकी ब्लैकमेलिंग, उनमें से कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनकी तस्वीरें वायरल कर दी गई थी। और ये रेप करने वाले अधिकांश समुदाय विशेष के लोग थे, खादिम थे। और उनको बीच बीच में भी सजाएं हुई हैं, लेकिन आज 6 लोगों को चूंकि सजा हुई है आजीवन कारावास की, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर रेप जैसी विभत्स, और रेप भी किस तरह के जेहादी मानसिकता के तहत ये रेप किए गए थे, इन दरिंदों को अगर 32 साल बाद सजा मिल रही है, और अभी तो ये स्पेशल कोर्ट की सजा है, अभी ये हाई कोर्ट भी जाएंगे, अभी ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि रेप जैसे जघन्य अपराध में अगर 32-32 साल तक मुकदमे चलेंगे और तब जाकर के सजा होगी, तो जो कहा भी जाता है कि अगर विलंब से कोई न्याय किया जाता है तो वो न्याय नहीं है, फिर अन्याय है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपके जाने पहचाने अनुपम मिश्रा जी। उनके साथ चर्चा करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, सबसे पहले तो हम अजमेर ही चलें। अजमेर वाले इस पूरे प्रकरण पर और जो सजा हुई है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। अभी मैं आपका प्रोग्राम भी देख रहा था घूमता आईना पर, वहां अपने डिटेल इसके बारे में जानकारी दी है। और इतने सालों बाद अगर सजाएं होंगी तो साहब इस देश में रेप कैसे रुकेंगे। और ये तो अलग ही तरह का एक हौलनाक कांड था, एक ऐसा बदनुमा दाग था जिसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल थे। देखिए सर, पहली बात जो सजा हुई है वो सबसे निचली अदालत से हुई है। 32 साल बाद, 32 साल बाद पहली अदालत से सजा हुई है। अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अच्छा, बीच बीच में कई लोगों को सजा होती रही और सजा माफ भी होती रही। आजीवन कारावास जिनको हुआ उनको 7-7 8-8 साल में छोड़ दिया गया। आप सोचे जिनको आजीवन कारावास हुआ, पहले इस मामले को सर समझ लें। 1992 की बात मैं अभी बता रहा था कि उस जमाने में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। और उस समय ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था, बल्कि प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे। वही दूरदर्शन, वो शुरुआत हो रही प्राइवेट चैनल की। तो उसमें साहब एक एक मदन सिंह करके एक पत्रकार हुआ करते थे। वो लहरों की बरखा करके एक पब्लिकेशन निकालते थे। तो मदन सिंह ने इस मामले को उठाया
और बड़े जोर शोर से उठा। अच्छा देखिए हुआ क्या था इसमें कि उन्होंने एक रईस जादे के लड़के को, ये सारा खेल किसका था, खादिमों का। ये सारा यौन शोषण कहाँ से हो रहा था, वो जो तमाम हिंदू जाते हैं ना उस दरगाह पे, मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर शरीफ जिसको कहते हैं, तो वहां पे जाते थे, वहां से ये सब स्कैंडल शुरू हुआ। सैकड़ों लड़कियों की इज्जत लूटी गई साहब। 100 लड़की तो अभी कोर्ट में मारा है, सैकड़ों लड़कियों की, आधा दर्जन लड़कियों का कोर्ट कहती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, बल्कि अब 1.5 दर्जन लड़कियों ने आत्महत्या की। अब उनके सबके नाम नहीं आए। 30 लड़कियां सामने आई, उसमें से 12 लड़कियां पलट गई, 18 लड़कियां बची। जिन लड़कियों की बात हो रही है वो दादी नानी बन चुकी हैं। ये जो रेपिस्ट थे इनकी संख्या 50 के आसपास थी। जो उन्होंने फोटो खींचे थे लड़कियों के, उस जमाने में साहब मोबाइल फोन नहीं होता था, तो वो जो कैमरे से रील वाले फोटो खींची, जब वो रील धुलने गई स्टूडियो में तो वहां से लीक हो गई, उनसे लीक हो गई, वो भी इसी गंदे खेल में शामिल हो गए। गली गली ये फोटो बिकने लगी। तो कुल मिलाकर ये जो इसमें ये, उसमें आपको जो दो मेन अभियुक्त थे, एक फारूक चिश्ती और एक नफीस चिश्ती। तो फारूक चिश्ती जो है ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था अजमेर का, और नफीस चिश्ती कांग्रेस का उपाध्यक्ष था वहां पे, जिला कांग्रेस का। कांग्रेस की केंद्र सरकार थी साहब, इनको बहुत मदद भी मिली है 32 साल तक। इसमें 2 लोग अमेरिका भाग गए, उसमें से एक अमेरिकी नागरिकता ले ली। जो जो आज 6 लोगों को सजा हुई उनमें से एक आदमी अमेरिकी नागरिक, अमेरिका में फरार है, वो आपको मिल नहीं रहा है। एक अमेरिकी नागरिक गलती से यहाँ गए, गिरफ्तार हुआ गया, तो वो गिरफ्तार भी हो गया, सजा भी काटनी छूट भी है, जो जो हुआ। तो कुल मिलाकर एकदम तमाशा बना के रख दिया साहब कानून व्यवस्था का एकदम। मैं मानता हूं आजाद भारत में इससे ज्यादा ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा स्कैंडलस कोई और घटना ही नहीं हुई। वो जो मदन सिंह थे जिन्होंने इसको छापा था, उनको 20 सड़क पे गोली मार दी, 20 सड़क पे गोली मार दी। और तो और साहब हिम्मत देखें कि उनको बचा के ले गए अस्पताल में, हॉस्पिटल वार्ड में थे, तो हत्यारे पीछे पीछे वार्ड में पहुंचे, वहां जहाँ इलाज हो रहा था वहां उनको जान से मार दिया। मदन सिंह के बेटे ने अभी 30 साल बाद अपने बाप की हत्या का बदला लिया, और एक जो हत्यारा था उसको 20 लाख पे उसने भी गोली मारी। तो ये तो हालात हैं। 2023 में इसके ऊपर एक फिल्म बनी अजमेर 92 करके। आप देखेंगे 90% जगह उसको रिलीज नहीं होने दिया साहब, समुदाय विशेष ने उसको रिलीज नहीं होने दिया। जैसे कश्मीर फाइल्स का विरोध किया, ये केरल फाइल्स का विरोध किया, उन्होंने उसको रिलीज नहीं होने दिया, फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। तो अभी तो बहुत ही एक शर्मनाक। अच्छा एक इसमें और समझे आप कि बात अभी की नहीं है ना, अभी की नहीं है। ये जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तो साहब पृथ्वीराज के जमाने में मोहम्मद गोरी को न्योता देते थे, पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता के बलात्कार की भविष्यवाणी करते थे। मोहम्मद गोरी को उन्हीं ने कहते पृथ्वीराज को पकड़वाया था। रोज अपनी दरगाह पे गाय काटते थे, बिना गाय काटे एक दिन नहीं जाता था। तो ये साहब ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अब वो अलग बात है कि आज भी वहां जो अरबों रुपए का चढ़ावा जा रहा है वो हिंदुओं के जरिए जा रहा है, हिंदुओं के जरिए, तो वहां से चला आ रहा है और आज भी रुका नहीं है, आज भी नहीं रुका है। आप ये उदयपुर में वो जो एक वो जो दर्जी जो की जो दर्जी हत्या की गई क्या थी। नाम था उसका, क्या यस, नाम था, क्या नाम था उस दर्जी का, शायद कन्हैया नाम था उसका। कन्हैया, कन्हैया का। तो उसकी जो दर्जी की हत्या की गई थी, उसमें आप देखिए गौहर चिश्ती गिरफ्तार हुआ। नूपुर शर्मा के खिलाफ हत्या का फतवा देके भड़काने के लिए सलमान चिश्ती गिरफ्तार हुआ। ये जितने चिश्ती हैं सब इसी चिश्ती से चले आ रहे हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती के खानदान। मोइनुद्दीन चिश्ती के खानदान कैसे चला? सब बहुत पहले मैंने देखा था, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा था कि एक हिंदू राजा की 12 या 14 साल की लड़की इनके यहाँ किडनैप होकर आई। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इसके साथ क्या करना है मैं सवेरे बताऊंगा। सवेरे उन्होंने कहा कि हुजूर यानी कि मोहम्मद साहब उनके सपने में आए थे, कहा इससे शादी कर लो। 12 साल की लड़की शादी कर लिया, उसका कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके उसका कोई नाम भी रखा था, मैं दिमाग से उतर गया। और उसके बाद साहब उनसे ये चिश्ती खानदान चला, जबकि उस समय वो खुद चिश्ती साहब 70 साल के थे। तो आप देखें वहां से पूरा चला आ रहा है। और उसके बाद ये आपका ये अजमेर कांड भी देख लिया आपने, नूपुर शर्मा, कन्हैया लाल नाम था उसका, कन्हैया लाल कांड भी देख लिया आपने, नूपुर शर्मा कांड भी देख लिया, रुकने का सवाल ही नहीं हो रहा है। लेकिन उससे ज्यादा लानत इस बात की कि उसके बाद भी वहां पे जो अरबों का चढ़ावा आ रहा है वो सब हिंदुओं के जरिए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँ, हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां चादर भेजते चढ़ाने के लिए। सब ये बताइए, मुसलमान कुछ भी करेंगे और जो हमारी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की पार्टियां हैं वो अपनी जबान नहीं खोलेंगी, तो ये सब रुकेगा कैसे? कहाँ रुका है साहब, कहाँ रुका है? और मेन स्ट्रीम की पार्टी बहुत सोच समझ के जुबान खोलती है। राहुल गांधी आज गए, वो अर्जुन पासी की एक हत्या हो गई।
अर्जुन पासी की हत्या में आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए, रायबरेली पहुंच गए। साहब 7 हत्यारे थे, 7। साथ में 4 ओबीसी थे, यादव भी थे, 4 ओबीसी थे, 1 ब्राह्मण था, 2 ठाकुर था। तो कुल मिलाकर 6 गिरफ्तार हो गए, 1 ठाकुर रह गया। तो उसमें राहुल गांधी बयान क्या कहते हैं, अरे ये सब तो मोहरे हैं, ये सब छोटे मोटे लोग हैं, असली आदमी को पकड़ो, उसको जान के योगी ने छोड़ा। क्यों? क्योंकि एक जो फरार है वो जाति से क्षत्रिय है, उसको अपने योगी से जोड़ दिया। ये नहीं देखा साथ में 6 पकड़ गए। तो ये इनकी राजनीति है। हाँ, और भदरसा में इनका मुंह नहीं खुला, कन्नौज में इनका मुंह नहीं खुला, कलकत्ता में मुंह नहीं खुलता, बांग्लादेश में 1.5 बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि साहब हम अपनी हिंदू जनता को बचा नहीं पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र उसमें प्रस्ताव पारित कर रहा है और आपका मुंह नहीं खुल रहा है। साहब कमाल की बात है। तो आपका मुंह सिर्फ रायबरेली में खुला, वो भी बड़ा सिलेक्टिव, योगी की जात से जोड़ के। आप और देखें, मतलब मुरादाबाद की भी कल की घटना है। मुरादाबाद में एक, देखिए मैं आपको इसका पूरा नाम पढ़ के सुना रहा हूं। मुरादाबाद में एक अस्पताल में एक दलित नर्स, दलित, यहां भी दलित है आप देखें, पर उसके बारे में बात नहीं होगी। क्यों नहीं बात होगी, मैं भी बता दे रहा हूं। तो साहब मुरादाबाद में क्या हुआ कि एक दलित नर्स है, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ रेप हुआ, और करा किसने? डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज ने। उसका साथ दिया वार्ड बॉय मोहम्मद जुनैद ने, साथ दिया नर्स महनाज ने। तो यानी अलग अलग डॉक्टर, वार्ड बॉय, नर्स, तीनों अलग अलग श्रेणी के, क्योंकि एक समुदाय के थे, उन्होंने एक रेप कर डाला। कहाँ है चंद्रशेखर रावण, कहाँ है भीम आर्मी, कहाँ है भीम सेना, कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है पीडीए वाले अखिलेश यादव, कहाँ है विपक्ष? लेकिन साहब उस पर नहीं बोलेंगे। कल ही की एक घटना और भी है साहब, वो भी आपको बता दे रहा हूं। कुशीनगर में एक दलित नाबालिग 13 साल की लड़की को भगा के, गांव में एक मदरसे में, मस्जिद में रहते थे, मदरसे में पढ़ाते थे, मौलाना मोहम्मद उवैस, 12-13 साल की लड़की को भगा के ले गए। कहाँ ले गए? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पे उनका गांव था, वहां से पुलिस को पकड़ के लाई तो पता चला 12-13 साल लड़की को उन्होंने उसको धर्म परिवर्तन करा दिया, उसका नाम रानी खातून रख दिया, उसको गर्भवती कर दिया। हाँ, लेकिन चूंकि मौलाना ओवैस है, आप बुलवा लीजिए कुछ राहुल गांधी से, वो पीडीए वाले अखिलेश यादव से कुछ बुलवा लें आप ना, इनसे किसी नहीं आप बुलवा सकते। तो जब साहब वो 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मुंह नहीं खुल रहा है, कलकत्ता के लिए मुंह नहीं खुल रहा है, आज राकेश टिकैत को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कलकत्ता का क्या ड्रामा चल रहा है, कलकत्ता का उनको ड्रामा नजर आ रहा है। वो कह रहे जो बांग्लादेश में हुआ वो हम प्रोपेगेंडा। भारत में करके दिखा देंगे। अरे साहब 2 चुनाव लड़े हो, दोनों बार जमानत जब्त हुई है तुम्हारी, और तुम भारत में सत्ता पलट कर दोगे। तो इनको झेला जा रहा है, इनकी बकवास। देखिए मैं इसको कुछ भी कोई कुछ कह साहब, मेरा मानना है कि जिस तरह की बातें बर्दाश्त की जा रही हैं, और जिस तरह के, जिसका जो, अच्छा हो क्या रहा है इससे, कि जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। जो वो साहब, एक वो भीम सेना चलाता है नवाब सतपाल तंवर, उसने आज पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर क्या कि 21 अगस्त को अगर आप घर से निकलेंगे तो आपके साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। 21 अगस्त को सिर्फ भीम सेना के सैनिक निकलेंगे भारत बंद कराने, आपको दूध सब्जी फल तक नहीं खरीदने देंगे। ये क्या हो रहा है साहब? ठीक है, कुछ कह रहे हैं तो वो तमर कुछ कह रहा है, तो राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, तो बड़ा नेता भी वही कह रहा है, छोटा नेता भी वही कह रहा है, ये हैंडल्स कुछ कह रहे हैं, मतलब सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहे था। मैं बहुत इस समय डिससेटिस्फाइड हूँ। और देश में आग लगी, और हमारे प्रधानमंत्री की यूक्रेन और रूस की यूक्रेन जा रहे हैं, युद्ध रुकवाने जा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ साहब, बिल्कुल सहमत नहीं। ये बताइए, ये बताइए, ये र, ये तो आपसे ये गलती हो गया, माफी ये चाहता हूँ, लेकिन नहीं नहीं, ये बताइए, ये राकेश टिकैत का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है साहब? अब बताइए किसने, मैं बार बार कह रहा हूं, अरे भैया वो जो लोकसभा वो विधानसभा का चुनाव होता है, बंदा, ये ये बंदा जिसका प्रचार करता है अपने गांव में हार जाता है। इसके गांव में भाजपा इससे ज्यादा वोट ले आती है। जो आदमी अपने गांव में नहीं जीत सकता, जो एक विधानसभा नहीं जीत सकता, जो हर समय जिसकी जमानत जब्त होती रहती है, उसको क्यों झेल रहे हैं हम, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? उड़ाक बंद कर। अच्छा, यही लोग कभी किसान आंदोलन लेके बैठ जाते हैं, कभी कोई आंदोलन लेके बैठ जाते हैं, तमाशा बना के रखा है साहब इन लोगों ने। मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें। आप, एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई दे रहा है कि राज्य सरकार का भी, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का भी, प्रिंसिपल का भी, पुलिस का, ममता सरकार का, सबका रोल कटघरे में है, और आप उसे साहब प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। टीएमसी का सांसद कह रहा है, टीएम सुखेंद्र शेखर रॉय टीएमसी के सांसद ने आवाज उठाई
वो आवाज उठाई तो कलकत्ता पुलिस ने उनको नोटिस जारी कर दिया, अंततः उनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। टीएमसी का प्रवक्ता कह रहा है, टीएमसी का सांसद कह रहा है, और राकेश टिकैत यहां बैठ के उसको ड्रामा कह रहा है। बाकी लोगों के मुंह पे एकदम ताला लग गया है। आप सोचे, टीएमसी के अंदर से विद्रोह हो रहा है इस मुद्दे पे। एक बात समझ रहे साहब, मैं इसको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी इतनी बात होती रहती है, ये जो ममता बनर्जी को जो गलतफहमी है ना कि वहां पे भाजपा और वामपंथी दलों ने भीड़ इकट्ठा की, नहीं साहब, उस भीड़ अपने से निकली, उसमें गुस्सा भी है बहुत ज्यादा। मैं याद दिला दूं कि 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसका असर 2014 में नजर आया था जब कांग्रेस साफ हो गई थी, जबकि उसमें भी जो शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, जबकि उनके हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर केंद्रीय कांग्रेस सरकार के हाथ में था। वो बेचारी मोमबत्ती उम्बत्ती लेके धरना पे बैठी जंतर मंतर पे, कुछ काम नहीं आया। दिल्ली में भी कांग्रेस साफ हो गई और केंद्र में भी कांग्रेस साफ हो गई। तो ममता बनर्जी को अगर कुछ गलतफहमी है तो उसको दूर कर लें सर। आज जो सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणियां हुई हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं साहब, मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज आज हम लोग अलग 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 पेज पे हैं। मुझको सर आप एक बात का जवाब दें, आप, मैं पत्रकारिता में मुझसे सीनियर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के अलावा क्या किया? सीबीआई से इंटरिम रिपोर्ट मांगी, पर वो तो चीफ जस्टिस ने भी मांगी थी कलकत्ता हाई कोर्ट की। ऐसा क्या भाई, आपका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की बेंच उसको सुन रहा है, आपने उसका स्वतः संज्ञान लेके क्या किया? आपने उनके हाथ से क्यों छीन लिया? ये हाई कोर्ट बहुत सख्त थी। ममता बनर्जी सरकार ने उनसे पहले 1 हफ्ते की मोहलत मांगी कि साहब 1 हफ्ते आप सीबीआई को मत दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप सब गड़बड़ कर देंगे। बोले 24 घंटे को मत दीजिए। बोले 24 घंटे क्यों मांग रहे हो, और हमें तुम्हारी नीयत पे शक है। तो वो चीफ जस्टिस इतनी सख्ती से उसमें काम ले रहे थे, उन्होंने सीबीआई से इंटरिम रिपोर्ट भी तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्यों ले लिया अपने हाथ में? आप मुझे बताएं, क्या आपके वो अपने ही हाई कोर्ट और अपने ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच पे भरोसा नहीं है? आप मुझे बताएं ना, आप ही का हाई कोर्ट, आप ही के चीफ जस्टिस उसको सुन रहे थे, मामले को क्यों ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस संज्ञान? सर आप बताएं मुझको, जरा समझाएं तो। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट होती है, पहली कोर्ट नहीं होती सर। बात सही है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि मैंने जब शाम को एक शो किया कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को लेकर के ममता सरकार को फटकारा है, तो बहुत सारे लोगों के असंतुष्ट स्वर में जो है कमेंट आने शुरू हुए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आप बिल्कुल भी ये उम्मीद ना करें कि वो ममता बनर्जी को किसी तरह की फटकार लगाएगी। और आज यहां तो भी साहब कुछ और निराशा। देखने में आ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ममता सरकार को एकदम घेर रहे थे, बहुत सख्ती से पेश आ रहे थे। उन्होंने सीबीआई को केस ट्रांसफर किया, सीबीआई से इंटरिम रिपोर्ट मांगी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वो मुकदमा अपने हाथ में ले लिया। मैं तो साफ संतुष्ट नहीं। क्या देख रहे हैं अभी? पश्चिम बंगाल किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है साहब? पश्चिम बंगाल आज से नहीं साहब, 50 साल से गर्त में जाता नजर आ रहा है। जब वामपंथी थे तो भी नजर, और जाता नजर क्या आ रहा है आपको? चला भी गया, आपने देखा है साहब। पूरा वहां से कैपिटल फ्लो निकल गया, सब वहां पे पूंजीपति भाग खड़े हुए। आपने लॉ एंड ऑर्डर देख लिया, घुसपैठियों की संख्या देख लिया, रोहिंग्या बस गया, बांग्लादेशी बस गया। पश्चिम बंगाल के अंदर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे, एक सिर्फ उन्होंने अपना रुपया नहीं जारी किया, बाकी तो उसको अलग मुल्क की तरह वामपंथी भी चला रहे, तो ममता दीदी भी चला रहे। नहीं, और मैं हम और आप बैठ केंद्र के के यहाँ पे डिस्कशन डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम और आप दोनों पश्चिम बंगाल में नहीं रहते हैं, इसलिए ये बात कर रहे केंद्र के संदर्भ में मेरा सवाल है कि केंद्र क्या कुछ करेगा या हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहेगा? और चूंकि राज्यपाल दिल्ली में है, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात होने वाली है, और जेपी नड्डा से भी, तो क्या कोई संभावना लग रही है, क्या कोई उम्मीद रखे अभी बंगाल के पीड़ित लोग, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति वहां से शिकायत लेके, गवर्नर शिकायत लेके राष्ट्रपति के पास आए हैं। ये बड़ी बात है साहब, इससे थोड़ी उम्मीद जगती है। लेकिन मैं इस पे ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उम्मीद कई बार ना उम्मीद हो चुकी है, कई बार उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए क्या ही कहा जाए। बाकी जो लोग कहते हैं कि साहब कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि ममता सरकार को सहानुभूति मिलेगी, वो फिर से जीत जाएंगे, तो वैसे भी जीत रही। पहली बात तो जान ले, 50 साल से पश्चिम बंगाल में आज तक एक भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, दबाव में हुआ है, घोटाले से हुआ है। अरे भाई, यही बात लालू यादव के लिए कही जाती थी। एक बार इलेक्शन कमीशन ने सख्ती से चुनाव करा दिया, तब से लेके आज तक लालू यादव नहीं जीते साहब। आपने देख लिया 90 से तब से आज तक नहीं जीते।
आप एक बार केंद्र का शासन लगा के वहां चुनाव कराएं तो देखते हैं कैसे ममता जी, और उसके बाद भी अगर जीत जाए तो फिर वो बंगाल वाले जाने। आपका जो काम है आपको करना चाहिए। 356 नहीं लगा सकते तो 355 लगाओ। मैंने आप ही के शो में पहले भी बताया था, 356 में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 355 में राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। राज्य सरकार अपना काम करती रहती है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में आ जाता है। उतना ही करें। आप लोग इस तरह की बात करते हैं कि साहब लगाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट दखल दे देगा। मुझे इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं है कि मोदी सरकार के हर हरकत में, हर काम में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है, लेकिन देने देना था खाना। आप तो अपना काम करें, कम से कम होगा तो कि तब आपने एक कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जनता रोक दे। मुझे लगता है आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए आपको। एक बड़े सवाल पर मैं आपकी टिप्पणी आखिर में चलते चलते लूंगा। क्या हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ का जो कोर्ट सिस्टम है, न्याय सिस्टम है, हमारे यहाँ की जो जांच प्रक्रिया है, और हमारे यहाँ जो कानून है वो बहुत घटिया है, बहुत बहुत गए गुजरे हैं, कि 32-32 साल लग जा रहे हैं फैसले आने में, और न्याय तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, फैसले आ रहे हैं। तो ऐसे में इस मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से, क्या हम कुछ उम्मीद करें कि ये जो न्याय प्रणाली है इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करेंगे ये लोग? एक लेके आए तो बिल तो थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहली बार में खारिज कर दिया। देखिए, जो हमारे न्याय में देरी होती है उसके और भी कारण है ओंकार जी, आप इसको समझें। हमारे पास जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप इसको इंग्लैंड से और फ्रांस से और जर्मनी से और न कंपेयर करें ना, मतलब जितनी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ हर साल बढ़ जाते हैं। तो आप समझे ना कि हमारी कोर्ट्स पे दबाव इतना ज्यादा है, जजेस उतने नहीं है, कोर्ट्स उतनी नहीं है, पुलिस उतनी नहीं है, दबाव बहुत ज्यादा है। ये भी एक कारण है। वकीलों का अपना तरीका है, जजों का अपना तरीका है, लेकिन ये भी सच है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुकदमे बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी एक बात, जैसे आपने कहा कि चलते चलते आप मेरा बयान है, तो चलते चलते मैं आपसे जरूर कहूंगा कि साहब, जो लोकतंत्र का नृत्य था, जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, वो अब एक नंगे नाच में बदल चुकी है। लोकतंत्र के नाम पे हम अराजक हो चुके हैं। अराजकता अपने चरम पर है। वो ढेर सारे मुकदमों में भी ऊट पटांग जो फाइल होते हैं वो भी नजर आती है, कार्रवाई में भी नजर आते हैं, हरकतों में भी नजर आते हैं। और कुल मिलाकर लोकतंत्र के नाम पे इस समय हम एक अराजक राज्य बनते जा रहे हैं ओंकार जी। मतलब आपको लोकतंत्र के नाम पे कोई भी हक है। आप पोस्टर जारी कर दीजिए कि साहब किसी को घर से नहीं निकलने देंगे, हम भीम सेना वाले हैं। आप कह दीजिए कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। और मोदी सरकार से मेरा ग्रज है कि तकरीबन हर मुद्दे पे इन्होंने सरेंडर किया, चाहे वो किसान आंदोलन हो और चाहे वो लैटरल एंट्री हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सख्ती की मुझे उम्मीद थी। मोदी सरकार के बारे में ट्विटर पे किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि विकास यानी डेवलपमेंट के लिहाज से मोदी से अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती, लेकिन बदलाव आमूल चूल यानी परिवर्तन के लिहाज से शायद हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। और इस पर क्या कहेंगे? शाहजहां शेख हो या इस मामले में जो अभियुक्त रहे हैं, जो कुल मिलाकर के ममता सरकार का रुख रहा है, एटीट्यूड रहा है, हर बार ममता पर यही आरोप लग रहे हैं कि ये जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं, उन्हीं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं। जो पीड़ित हैं उनकी चिंता नहीं है। इसमें साहब कब कब कोई डाउट रहा? इसमें कब डाउट रहा ममता को लेके? कब किसको संदेह रहा? लेकिन मेरा सवाल ये है कि साहब, चुनाव 2024 के समय आप संदेश खाली करते थे भाजपा वाले। लोकसभा चुनाव के बाद 2 महीने में किसी ने भाजपा के किसी की नेता के मुंह से संदेश खाली सुना क्या? चुनाव खत्म, बात खत्म। आप कहते रहते हैं कि वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बंगाल में चुनाव के समय। चुनाव खत्म, आपने कब उनके लिए कभी कोई कार्रवाई की? कर्नाटक में 2018 में अमित शाह ने दावा किया था कि 23 हिंदुत्ववादियों का हत्या हुई है, हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। आप चुनाव हार गए, बात खत्म। आज तक वो 23 हिंदुत्ववादियों की बात दोबारा नहीं हुई। तो साहब, ये केवल चुनाव के लिए इन चीजों को ना उठाना बंद करें। आप इसको, इस पे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं, मेरा अपना मानना है कि साहब, वो तमाम लोग जो सड़कों पे उतर के चिल्ला नहीं सकते, वो तमाम लोग जो आपके ऊपर वो दबाव नहीं बना सकते जो हमारे यहाँ जो सुगठित गिरोह हैं वो बना रहे हैं,
वो तमाम शरीफ लोग, मध्यम वर्ग, तमाम लोग जो ऐसा नहीं कर सकते, आपको उनकी बात भी सरकार को सुननी पड़ेगी। हमारी सरकार से बहुत ज्यादा दो कारणों से उम्मीद है। एक तो हम उनको बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि नेहरू के बाद पहले एक प्रधानमंत्री को तीसरी बार हमने रिपीट किया है, और दूसरी बात ये भी है ओमकार जी की, जिसे कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अभी दूर दूर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए और थैंक यू कई सर। मुद्दों और पर चर्चा आज करने कुछ के मुझे लगता है कि कई लाइंस मैंने आज क्रॉस की, लेकिन मैं ये सब देख के थोड़ा जज्बाती हो गया। लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।